रहीम इया का नातु वैया का नस्तईन अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। तो भाई हमारी आज के डिस्कशन के अंदर जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने लगे हैं वो हमारे पास होगा इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी। तो ये वाला जो बेटा टॉपिक है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन आज मैं पूरी कोशिश करूंगा कि इस टॉपिक को आसान बना के आप लोगों के साथ क्या करूं, शेयर करूं। तो आओ स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं कि इम्यून सिस्टम एंड इम्यूनिटी किसे कहा जाता है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर एक किस्मों के सेल पाए जाते हैं जिन्हें WBCs कहा जाता है, वाइट ब्लड सेल्स कहा जाता है। और कुछ हमारी बॉडी के अंदर क्या पाई जाती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ये जो वाइट ब्लड सेल्स हैं और ये जो प्रोटीन्स हैं, ये दोनों आपस में मिल के एक सिस्टम बनाती हैं और उस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इम्यून सिस्टम कहा जाता है। मैं वाइट ब्लड सेल्स के ऊपर ऑलरेडी एक लेक्चर अपलोड कर चुका हूं जब मैंने ब्लड का आप लोगों को समझाया था। बाकी जो प्रोटीन्स हैं वो हमारी कमिंग स्लाइड्स के अंदर मौजूद हैं। अच्छा देखें, ये जो इम्यून सिस्टम है इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम होता है। जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर हार्मफुल इन्फेक्शन प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है, तो ये WBC, ये प्रोटीन्स एक्टिवेट हो जाती हैं, ये सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस हार्मफुल इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को क्या किया जाता है, प्रोटेक्ट किया जाता है। उसके साथ साथ हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी बॉडी के अंदर बनने वाले कैंसरियस सेल को, एबनॉर्मल सेल को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर जो एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जो एलर्जी होती है, उसको भी हमारा इम्यून सिस्टम ही कंट्रोल करता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि हाइपर सेंसिटिव होते हैं, यानी कि उनको कुछ चीज़ों से हाइपर सेंसिटिविटी होती है। जब वो फिश खाते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर रिएक्शंस स्टार्ट हो जाते हैं, या वो मीट खाते हैं, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मुख्तलिफ दवाओं से क्या होती है, हाइपर सेंसिटिविटी होती है। तो इसके लिए भी हमारा इम्यून सिस्टम ही रिस्पॉन्सिबल होता है। या जब कभी हम कोई टिश्यू या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, किसी को डोनेट करते हैं, तो उसके अंदर जो रिजेक्शंस प्रॉब्लम्स आती हैं ना, वो भी किसकी वजह से आती हैं, इम्यून सिस्टम की वजह से। अब ये सारे काम कैसे हो रहे हैं, जब मैं इसकी डिटेल स्टार्ट करवाऊंगा तो हर काम आप लोगों के सामने आता जाएगा। सही है बच्चा? तो दिस वाज ऑल अबाउट द इम्यून सिस्टम। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं इम्यूनिटी के बारे में। तो भाई देखो, इम्यूनिटी क्या है, ये हमारी बॉडी की एबिलिटी है कि वो हमारी बॉडी को रेजिस्ट करती है किसी भी वायरस के खिलाफ। बैक्टीरिया, फंगस, वॉर्म्स, कोई फॉरेन सेल्स हो या कोई एबनॉर्मल सेल हो या कोई ऐसा टॉक्सिन्स जो कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ने क्या किया हो, प्रोड्यूस किया हो। तो जब हमारी बॉडी इन चीज़ों के खिलाफ हमें रेजिस्ट देती है तो बॉडी की इस एबिलिटी को क्या कहा जाता है, इम्यूनिटी कहा जाता है। अच्छा, इम्यून सिस्टम के फंक्शंस को पढ़ना और उसके डिसऑर्डर्स को पढ़ना, ये क्या कहलाता है, इम्यूनोलॉजी कहलाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको इम्यून सिस्टम और इम्यूनिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं इम्यून सिस्टम के टाइप की। तो भाई हमारे पास जो इम्यून सिस्टम है वो दो किस्मों में होते हैं। एक हमारे पास होता है इनैट इम्यून सिस्टम और दूसरा हमारे पास होता है एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। आज हम डिस्कस करेंगे इनैट इम्यून सिस्टम के ऊपर और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस करेंगे एडॉप्टिव इम्यून सिस्टम। अच्छा, ये जो हमारा इनैट इम्यून सिस्टम होता है ना, इसके बारे में कहा जाता है कि इसका जो रिस्पॉन्स होता है ना वो नॉन स्पेसिफिक होता है। भाई क्यों इसका रिस्पॉन्स नॉन स्पेसिफिक होता है? क्योंकि जब भी हमारी बॉडी के अंदर किसी भी किस्म की चेंजिंग आती है, किसी भी किस्म का माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आता है, जो सबसे पहले हमारा जो सिस्टम एक्टिवेट होता है ना वो हमारा इनेट इम्यून सिस्टम होता है। सही है? फिर ये इनेट इम्यून सिस्टम क्या करता है, हमारे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को क्या करता है, एक्टिवेट करता है। यानी कि जब भी कोई भी इन्फेक्शन होता है ना तो उसके लिए सडनली हमारा एडाप्टिव इम्यून सिस्टम एक्टिवेट नहीं होता। पहले इनेट इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, फिर ये इनेट इम्यून सिस्टम क्या करता है, इस एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। तो इनेट इम्यून सिस्टम कैसे एक्टिवेट होता है और फिर एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को कैसे एक्टिवेट करता है, किन चीज़ों से करता है, उसके लिए हमें इनेट इम्यून सिस्टम को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। तो आओ हम स्टार्ट करते हैं इनेट इम्यून सिस्टम को। तो पहली पॉइंट तो मैंने आपको बता दी कि जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो नॉन स्पेसिफिक होता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आती है उसके खिलाफ रिस्पॉन्स क्रिएट करना शुरू कर देता है, जबकि एडाप्टिव इम्यून सिस्टम ऐसे नहीं करता। जब हम इसको पढ़ेंगे तो आप खुद देख लेना। अच्छा देखें बेटा, जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी बॉडी के अंदर एंट्री लेता है ना तो उसको हमारी बॉडी क्या करती है, प्रिवेंट करती है। उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एंट्री लेने के लिए रोका जाता है। उसके लिए कुछ हमारी बॉडी के अंदर बैरियर्स मौजूद होते हैं जो उसकी एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। अच्छा, वो जो बैरियर हैं वो केमिकल बैरियर भी हो सकते हैं, वो हमारे फिजिकल बैरियर भी हो सकते हैं। यानी कि जब भी कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपकी बॉडी के अंदर इंटर होने की कोशिश करेगा तो हमारी बॉडी उसके लिए कुछ बैरियर रखेगी, उन बैरियर को क्रॉस करेगा तभी एंट्री लेगा, वरना वो कभी भी हमारी बॉडी के अंदर एंट्री नहीं ले सकता। और वो बैरियर दो किस्मों के होते हैं।
एक होते हैं फिजिकल बैरियर जिसमें आपकी स्किन एंड आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन आ जाती है। दूसरे हमारे पास केमिकल बैरियर होते हैं जिसमें लाइसोजाइम एंड गैस्ट्रिक जूसेस आ जाते हैं। हम डिटेल में देख लेते हैं पहले फिजिकल बैरियर्स को और फिर हम देख लेते हैं किसको, केमिकल बैरियर्स को। तो आओ भाई स्टार्ट करते हैं। पहले फिजिकल बैरियर्स को देख लेते हैं कि इसके पास हमारे पास क्या क्या है। तो भाई ये जो हमारे पास फिजिकल बैरियर्स है इसके अंदर दो चीजें आ जाती हैं, एक आपकी स्किन आ जाती है, दूसरी आपकी म्यूकस मेम्ब्रेन, यानी वो मेम्ब्रेन जो कि म्यूकस सीक्रेट करती है। अच्छा, ये एक्ट करती हैं एज अ फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। भाई क्या मुराद है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस से, यानी कि जब भी हमारी बॉडी के अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंट्री लेगा तो सबसे पहले पहले हमें डिफेंस कौन देगा, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कौन होगा, तो वो बेटा आपकी स्किन है और वो आपकी क्या है, म्यूकस मेम्ब्रेन है। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि ये किसकी तरह काम करती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह। भाई हमारी जो इंटैक्ट स्किन होती है ना, यानी वो स्किन जो कि कहीं से रप्चर नहीं है, कहीं से डैमेज नहीं है, कहीं से खुली हुई नहीं है, सबसे पहले तो वो माइक्रोब्स के लिए क्या प्रोवाइड करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है। देखिए ये मेरी बॉडी का कोई टिश्यू है और यहाँ पे ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। अब इसको इस टिश्यू के अंदर आके रहना है, इस टिश्यू के अंदर जब ये इस टिश्यू के अंदर एंट्री लेने की कोशिश करेगा तो स्किन जो है वो इसे अंदर आने नहीं देगी, अगर मेरी स्किन इंटैक्ट है तो यानी देखो कि स्किन ने क्या प्रोवाइड किया है, बैरियर प्रोवाइड किया है इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एंट्री के लिए। अच्छा, लेकिन उसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ नेचुरल ओपनिंग्स मौजूद होती हैं, जैसे नॉस्ट्रिल हो गई या आइस हो गए या एयर हमारे हो गए कान वगैरह, माउथ है या हमारी एनल ओपनिंग है, एनस वाली जो ओपनिंग है, यहाँ से पॉसिबल होता है कि ये जो इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये हमारी बॉडी के अंदर इजीली क्या हो जाए, इंटर हो जाए। लेकिन इनको खुश होने की जरूरत नहीं है, हमारी ये जितनी ओपनिंग्स हैं यहाँ पे भी इनका बंदोबस्त किया जाता है। तो ये कहते हैं कि जितनी भी ओपनिंग्स हैं ना, अगर आप इनकी लाइनिंग को देखेंगे तो यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन मौजूद होती है जिसका काम होता है म्यूकस को सीक्रेट करना और लाइसोजाइम को सीक्रेट करना। अब देखना कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है। ये जो लाइसोजाइम है ना, ये एक किस्म का एंजाइम भी है और ये किस्म की प्रोटीन भी है, ठीक है, टर्शरी प्रोटीन है। आप चैप्टर नंबर 2 में मैंने पढ़ाया है आप लोगों को और अपलोड भी किया हुआ है। तो ये जो लाइसोसोम है ये हमारी टर्शरी प्रोटीन है जो कि एंजाइम की तरह काम करती है। अच्छा, इस प्रोटीन के अंदर जो एबिलिटी होती है ना वो एंटी माइक्रोबियल होती है, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डिस्ट्रॉय कर देती है, उसको ये क्या कर देती है, किल कर देती है। अच्छा, अब हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार तो दिया, फिर इस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ट्रैप किया जाता है किसके अंदर, म्यूकस के अंदर। अब आपकी मर्जी है कि आप ये जो म्यूकस है जिसके अंदर डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म मौजूद है, या तो आप इसको माउथ से स्पिट कर दें, बाहर फेंक दें, या तो नोज से निकाल के आप इसको बाहर फेंक दें, या फिर ये होता है कि आप इस डेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस म्यूकस के साथ अपने एसोफेगस में भेज दें। अच्छा, एसोफेगस से होता हुआ ये स्टमक में जाएगा, स्टमक से होता हुआ ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन से ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा और लार्ज इंटेस्टाइन से फाइनली ये एनस से होता हुआ फीसिस से आपकी बॉडी से कहाँ चला जाएगा, बाहर चला जाएगा। तो देखो कितना खूबसूरत फिजिकल बैरियर है, किस तरह से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आपकी बॉडी के अंदर आने से रोका जा रहा है। अगर स्किन से वो अंदर, स्किन अगर आपकी इंटेक्ट है तो स्किन से वो कभी भी अंदर नहीं आ सकता, फिर वो कोशिश करेगा कि वो नेचुरल ओपनिंग से अंदर आने की कोशिश करे। लेकिन जितनी भी नेचुरल ओपनिंग्स होती हैं उनकी जो कैविटीज होती है वहां पे लगी हुई होती है म्यूकस मेम्ब्रेन, और इसका काम होता है म्यूकस और लाइसोजाइम को सीक्रेट करना। लाइसोजाइम पहले उसको मारेगा, फिर म्यूकस उसको ट्रैप करेगा। अब ट्रैप करने के बाद आपकी मर्जी है कि आप उसको माउथ से निकाल के फेंक दें या नोज से निकाल के फेंक दें, या तो फिर आप क्या करें, वो जो डेड म्यूकस, वो जो डेड माइक्रो ऑर्गेनिज्म म्यूकस के साथ मौजूद है, आप उसको इसोफेगस में भेजें, फिर इसोफेगस से स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, देन लार्ज इंटेस्टाइन से होता हुआ ये एनस से कहाँ चला जाएगा, फीसिस से बाहर चला जाएगा। और इस तरह से ये बैक्टीरिया से आप लोगों की क्या होती है, जान छूट जाती है नॉर्मल केसेस के अंदर। भाई ये तो थे हमारे पास फिजिकल बैरियर। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं किसकी, केमिकल बैरियर्स की, और देख लेते हैं कि हमारे पास केमिकल बैरियर्स कौन कौन से हैं। तो केमिकल बैरियर्स भाई हमारे पास दो हैं, एक हमारे पास लाइसोजाइम है और दूसरा हमारे पास गैस्ट्रिक जूसेस हैं। ये भी किसकी तरह काम करते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह काम करते हैं। भाई मैंने आपको बताया कि ये जो लाइसोजाइम है ये एक किस्म का एंजाइम है और ये किस्म की टर्शरी प्रोटीन है। मैंने आपको बताया कि कुछ प्रोटीन्स भी काम करती हैं, तो उन्हीं में से एक प्रोटीन का नाम लाइसोजाइम भी है। ये भाई नॉर्मली प्रेजेंट होती है हमारे सलाइवा के अंदर, मुंह के अंदर जो पानी प्रोड्यूस होता है उसके अंदर ये प्रोटीन मौजूद होती है ताकि मुंह के अंदर कोई बैक्टीरिया आए तो उसको वहीं मार दिया जाए।
हमारे टीयर्स के अंदर जो आंखों के अंदर हमारी जो आंखें होती है ना, वहां पे लैक्रिमल ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उनका काम होता है कि वो वहां पे क्या प्रोड्यूस करते हैं, टेयर्स प्रोड्यूस करते हैं। बेटा इनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब ये जो टेयर्स होते हैं ना, इनके अंदर पहली बात तो लाइसोजाइम मौजूद होता है जो कि माइक्रोऑर्गेनिजम्स को किल करता है। उसके अलावा ये जो टीयर्स हैं ये हमारी आंखों को ड्राई होने नहीं देते। अल्दो हमारे ये टीयर्स बहते नहीं रहते, लेकिन आंखों के अंदर ये मौजूद होते हैं। अगर ये मौजूद ना हो तो हमारी आंखें ड्राई हो जाती हैं और वो जो शख्स है वो आंखों को झपकाता रहता है। तो ये एक नॉर्मल कंडीशन नहीं होती, एबनॉर्मल होती है, और उसकी वजह से हमारे आई बॉल को नुकसान भी हो सकता है। तो बहरहाल ये जो लाइसोसोम है ये सलाइवा के अंदर मौजूद होती है ताकि मुंह के अंदर जो बैक्टीरिया है वहां से उनको मारा जाए। टेयर्स के अंदर मौजूद होती है ताकि जो आंखों से बैक्टीरिया एंट्री लेने की कोशिश करे वहीं पे उसको मारा जाए। और जितनी भी म्यूकस सिक्रेशंस होती हैं उनके अंदर ये जो प्रोटीन है ये मौजूद होती है, ये एंजाइम मौजूद होता है। और मैंने बता दिया कि इसकी जो एक्टिविटी होती है वो कौन सी होती है, एंटी माइक्रोबियल होती है, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को बिल्कुल क्या कर देती है, खत्म कर देती है। अच्छा, उसके अलावा जो बैक्टीरिया हमारे इस म्यूकस मेम्ब्रेन से या इस म्यूकस सिक्रेशन से बच के हमारे स्टमक तक पहुंच जाते हैं, तो आपको पता है कि स्टमक के अंदर एक किस्म का गैस्ट्रिक जूसेस प्रोड्यूस होता है जिससे गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोड्यूस करता है। और उन्हीं गैस्ट्रिक जूसेस में से एक जो चीज होती है वो HCl है। आपको पता है कि ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसका काम क्या होता है। एक तो इसका काम होता है इनएक्टिवेट एंजाइम्स को एक्टिवेट करना, चैप्टर नंबर 12 में मैं पढ़ा चुका हूँ। दूसरा इसका काम होता है जो भी बैक्टीरिया स्टमक के अंदर आया है उसको ये क्या कर देता है, किल कर देता है। मारने के बाद उसको फिसिस के साथ ये बॉडी से क्या कर देता है, बाहर निकाल देता है। तो बेटा ये आप लोगों के क्या थे, केमिकल एंड फिजिकल बैरियर, जो कि काम कर रहे थे किसकी तरह, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह। अब इन केस अगर ऐसा होता है कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं ये किसी तरीके से हमारी स्किन, हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन या फिर हमारे केमिकल बैरियर से क्रॉस होते हुए हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तो फिर इनको मुकाबला करना पड़ता है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस से। ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेटा इतनी आसानी से हमारी बॉडी में एंट्री नहीं ले सकते, हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे डिफेंस रखे गए हैं और आप लोग खुद देखते जाना। तो ये कहता है कि अगर गलती से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन या किसी भी केमिकल बैरियर को क्रॉस करके हमारे टिश्यू तक पहुंच जाता है, तो वहां पे फिर हमारा सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट हो जाता है। और सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में हमारी तीन चीजें आ जाती हैं। एक हमारे फेगोसाइट्स आ जाते हैं, दूसरी हमारी एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स आ जाती हैं, तीसरा हमारे पास क्या आ जाते हैं, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज आ जाते हैं। मैं बारी बारी करके समझाता हूँ कि ये किस तरह से काम करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसकी, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेगोसाइट्स की। अब आप सब लोगों को पता है कि बेटा फोर सपोज करो कि ये मेरी स्किन थी, अब ये स्किन इंटैक्ट नहीं है, कोई इंजरी हुई तो यहाँ से ये स्किन खुल जाएगी और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मेरी बॉडी के अंदर आसानी से एंट्री ले सकता है। या उसके अलावा कुछ ऐसी भी हमारे पास कंडीशंस होती हैं जिसमें जो सेल है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है, वो सही तरीके से म्यूकस को प्रोड्यूस नहीं करती। कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो आगे चल के हम डिस्कस करेंगे। तो उसमें म्यूकस की जो प्रोडक्शन है वो खत्म हो जाती है, या जो म्यूकस प्रोड्यूस होता है वो बहुत ज्यादा थिन होता है या बहुत ज्यादा क्या होता है, थिक होता है, यानी कि एबनॉर्मल वो क्या होता है, म्यूकस होता है। या कभी कभी गैस्ट्रिक जूसेस कम प्रोड्यूस होते हैं, ज्यादा प्रोड्यूस होते हैं। तो किसी ना किसी बहरहाल तरीके से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो हमारी बॉडी के टिश्यूज तक एंट्री ले ही जाते हैं। तो ले जाते हैं तो फिर सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस स्टार्ट हो जाता है, और उसमें जो पहली चीज है वो है हमारे फेगोसाइट्स। अब मैंने आपको WBC पढ़ाए हुए हैं, तो अब बेहतर ये है कि आप पहले उसको पढ़ें फिर ये टॉपिक समझे, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा। WBC के अंदर मैंने आपको दो सेल पढ़ाए थे, एक आपको न्यूट्रोफिल्स पढ़ाया था, दूसरा मैंने आपको मोनोसाइट्स पढ़ाया था। मैंने आपसे कहा था कि ये जो दोनों सेल होते हैं इनकी नेचर होती है फेगोसाइटिक की, यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को फेगोसाइट करते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को ये खा जाते हैं। अब ये जो मोनोसाइट्स हैं इनको दूसरा मैक्रोफेज भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि जब ये मोनोसाइट्स बनने के बाद ब्लड में आते हैं तो ये थोड़े से बड़े और मेच्योर हो जाते हैं, तो उस वक्त ये अपने आप को क्या कहलाते हैं, मैक्रोफेज कहलाते हैं। अच्छा देखो बेटा, ये जो न्यूट्रोफिल्स हैं ये शॉर्ट लिव्ड होते हैं, और ये जो मोनोसाइट्स हैं ये थोड़े से लॉन्ग लिव्ड होते हैं। और ये जो न्यूट्रोफिल्स है ना, ये हमारी पूरी बॉडी के अंदर ब्लड के साथ क्या कर रहे होते हैं, सर्कुलेट कर रहे होते हैं।
जहां पे भी बैक्टीरिया को देखते हैं वहां पे डायरेक्ट उसको क्या कर लेते हैं, इंजेस्ट कर लेते हैं, उसको ये क्या कर लेते हैं, फेगोसाइड कर लेते हैं, और फिर उसको ये क्या कर देते हैं, मार देते हैं, और खुद भी क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो बेटा ये जब बहुत सारे बैक्टीरिया को मार देता है तो ये जो मरे हुए बैक्टीरिया है ना, इनकी जो डेड बॉडी है वो पीछे क्या करती है, पस फॉर्मेशन करती हैं। तो आप लोगों को आज से पहले नहीं पता होगा कि ये जो पस बनती है, जो पीप बनती है, ये कहाँ से आती है। तो ये जो पस है ना बेटा, ये एक्चुअली क्या है, डेड बैक्टीरिया की बॉडीज हैं, सही है, जिनको न्यूट्रोफिल्स ने क्या किया हुआ होता है, किल किया हुआ होता है। तो इस तरह से आपके न्यूट्रोफिल क्या करते हैं, काम करते हैं। जबकि हम मोनोसाइट्स की बात करें तो ये थोड़े से लॉन्ग लिव भी होते हैं, और ये बहुत सारे टिश्यूज के अंदर जाके बैठ जाते हैं, और ब्लड के अंदर भी ये घूमते रहते हैं, विजिट भी करते रहते हैं, और जाके टिश्यूज के अंदर ये क्या कर जाते हैं, बैठ जाते हैं। अच्छा देखिए, न्यूट्रोफिल्स भी फेगोसाइट करता है, मोनोसाइट भी फेगोसाइट करता है, लेकिन दोनों के तरीकों में थोड़ा सा क्या है, फर्क है। वो फर्क क्या है कि फॉर सपोज करो कि ये हमारे पास कोई एक बैक्टीरिया है, ठीक है, अब समझना है इस बात को। ये हमारे पास कोई एक बैक्टीरिया है। अब इस बैक्टीरिया के ऊपर इसकी कुछ स्पेसिफिक क्या लगी हुई होती हैं, प्रोटीन्स लगी हुई होती हैं, और आपकी बुक में इस प्रोटीन का नाम क्या रखा गया है, इस प्रोटीन का नाम रखा गया है एंटीजन, सही है। तो ये बैक्टीरिया है और उसकी सरफेस पे कुछ डिफरेंट किस्मों की, हर बैक्टीरिया की प्रोटीन सरफेस पे डिफरेंट प्रोटीन पाई जाती है, और उन प्रोटीन्स को क्या कहा जाता है, एंटीजन कहा जाता है। और ये आप लोगों का क्या है, ये आप लोगों का डब्ल्यूबीसी है। जब ये डब्ल्यूबीसी है, डब्ल्यूबीसी में भी उसकी कौन सी टाइप है, मोनोसाइट्स। तो ये आप लोगों के क्या है, मोनोसाइट्स हैं, आप लोगों के क्या है, ये मैक्रोफेज हैं। जब ये इस बैक्टीरिया को देखते हैं तो सबसे पहले ये क्या करते हैं, इस बैक्टीरिया को करते हैं इंजेस्ट। जब ये इस बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं तो पूरा का पूरा बैक्टीरिया इनके अंदर इंजेस्ट हो जाता है, और इसके ऊपर ये जो लगी हुई एंटीजन प्रोटीन है वो भी क्या हो जाती है, इसके अंदर आ जाती है। अब पता है क्या होगा, अब ये होगा कि ये जो आपका मोनोसाइट है ना, ये इस पूरे बैक्टीरिया को क्या कर देगा, इंजेस्ट कर देगा, पूरे बैक्टीरिया को मार देगा, किल कर देगा, इस पूरे बैक्टीरिया को खा जाएगा। लेकिन इसकी जो एंटीजन है ना, ये इसको छोड़ देगा, इसको नहीं मारेगा। अब ये क्या करेगा, इस एंटीजन को इस सरफेस पे ले जाएगा, और यहाँ पे जाके इस एंटीजन को शो करवाएगा, इस एंटीजन को प्रेजेंट करेगा। तो इसलिए जो मोनोसाइट्स होते हैं ना, इनको कहा जाता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मोनोसाइट्स या जो मैक्रोफेज होते हैं, ये बैक्टीरिया को किल तो करते हैं न्यूट्रोफिल की तरह, लेकिन उनके ऊपर जो स्पेसिफिक प्रोटीन लगी हुई होती है ना, हर बैक्टीरिया के ऊपर स्पेसिफिक प्रोटीन जिसे हम एंटीजन कहते हैं, ये इसे अपनी सरफेस पे ले जाते हैं और उसको एक्सप्रेस करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। भाई क्यों प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि ये कुछ दूसरे सेलों को बुलाते हैं जिनको कहा जाता है बी सेल्स। अब ये आपको पता है कि ये जो बी सेल्स हैं ये भी किसके सेल हैं, डब्ल्यूबीसी के ही टाइप हैं। तभी मैं कह रहा था डब्ल्यूबीसी को पढ़ लें, फिर इस लेक्चर को पढ़ें तो आपको मजा आएगा। अब ये जो बी सेल हैं ये आएंगे, और आने के बाद ये बी सेल्स इनको पहचानेंगे, इनको देखेंगे, और देखने के बाद इनके खिलाफ हथियार बनाना शुरू कर देंगे। और बी सेल जो इनके खिलाफ हथियार बनाते हैं, उन हथियारों को कहा जाता है एंटीबॉडीज, सही है। तो ये जो बी सेल काम कर रहे हैं, ये जो एंटीबॉडीज बन रही है ना, ये आपके इनेट इम्यून सिस्टम का काम नहीं है, ये आपके एडाप्टिव इम्यून सिस्टम का काम है। तो देखें, मैंने शुरू में आपसे क्या कहा था कि जो इनेट इम्यून सिस्टम है वो आपका एक्टिवेट करता है किसको, एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को। और मैंने कहा कि आगे चल के देखते हैं कि कैसे करता है। तो जो मैक्रोफेज हैं वो एंटीजन को लेके जाते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपनी सरफेस पे, और एडाप्टिव इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं। एडाप्टिव इम्यून सिस्टम में जो काम सेल करते हैं उनका नाम बी सेल है। ये इसको देखेंगे एंटीजन को, और इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर देंगे। ये एंटीबॉडीज एंटीजन के साथ कंबाइन होगी, इसको तो ये मार देगी, लेकिन अगर फ्यूचर में कभी भी ऐसी एंटीजन दोबारा आएगी ना, तो उसके खिलाफ ये हथियार बने हुए, ये उसी वक्त इसको जाके क्या कर देती है, किल कर देती है। तो देखें कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है। बहरहाल थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं। देखें, ये हमारे पास मैक्रोफेजेस हैं। मैंने कहा ये सिर्फ डिस्ट्रॉय नहीं करते माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, बल्कि ये एंटीजन को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं। तो इसलिए इन्हें एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल्स भी कहा जाता है। तो ये जैसे बैक्टीरिया को इंजेस्ट करते हैं, मैक्रोफेज क्या करते हैं, उसकी एंटीजन को अपनी सरफेस पे शो करते हैं, ताकि जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाए, बी सेल्स वहां पे आ जाएं, एंटीबॉडीज बनाना शुरू कर दें। और इनका जो रिस्पॉन्स होगा ना, वो सेकंड लाइन वाला नहीं होगा, वो कौन सा होगा, वो थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होगा। और इंशाल्लाह हम इसको एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के अंदर डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो फेगोसाइट्स वाला एक्शन है ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा।
अच्छा, उसके बाद हम सेकंड नंबर पे बात कर लेते हैं एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन्स की। ये प्रोटीन्स भी बहुत आसान होती हैं। बेसिकली ये तीन किस्मों की प्रोटीन्स होती हैं। एक को हम लाइसोजाइम कहते हैं, दूसरे को हम इंटरफेरॉन कहते हैं और तीसरे को हम कंप्लीमेंट प्रोटीन्स कहते हैं। बेटा बात को समझने की कोशिश करना। ये जो लाइसोसोम है इसके ऊपर तो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ लाइसोजाइम के ऊपर कि ये एक टर्शरी प्रोटीन है जो सलाइवा, टीयर्स और म्यूकस सिक्रेशन में पाई जाती है। इसकी एंटी माइक्रोबियल एक्टिविटी होती है, ये आप लोगों ने देख लिया है। हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं किसके ऊपर, कंप्लीमेंट प्रोटीन के ऊपर। अच्छा देखें, ये कंप्लीमेंट प्रोटीन्स पहले हैं क्या, आप लोगों को ये पता होना चाहिए। हमने ब्लड के दो पार्ट पढ़े थे। एक हमने कहा था कि जो नीचे वाला जो हैवी पार्ट होता है उसे हम ब्लड कार्पस्कल्स कहते हैं या ब्लड सेल्स, और ऊपर वाला जो फ्लूइड वाला पोर्शन होता है उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। मैंने कहा था कि इस प्लाज्मा के अंदर साल्ट, ग्लूकोज, बहुत सारी चीजें मौजूद होती हैं, कुछ प्रोटीन्स भी मौजूद होती हैं। तो प्लाज्मा प्रोटीन्स जो होती हैं उनमें से 30 प्रोटीन्स ऐसी होती हैं या मोर देन 30 प्रोटीन्स, वो मिल के एक कंप्लीमेंट प्रोटीन्स का ग्रुप बनाती हैं और उन प्रोटीन्स को कहा जाता है कंप्लीमेंट प्रोटीन। सही है। तो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स क्या है, ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं जो 30 से भी क्या होती हैं, ज्यादा होती हैं। अच्छा, ये जो प्रोटीन्स है ना, ये मुख्तलिफ तरीकों से क्या करती हैं, काम करती हैं। इनके काम करने का मैकेनिज्म देखना। कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो आपस में मिलके क्या करती हैं, एक मॉलिक्यूल बनाती हैं जिसे मेक कहा जाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। अब ये क्या करते हैं, ये जो अगर बैक्टीरिया है ना, तो ये बैक्टीरिया की सेल वाल के ऊपर जाके, इस सेल के ऊपर जाके, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, सेल वाल के ऊपर जाके क्या करते हैं, अटैक करते हैं और इसकी सेल वाल को यहाँ से क्या कर देते हैं, रप्चर कर देते हैं। और आपको पता है कि बैक्टीरिया की सारी जान उसकी सेल वाल में मौजूद होती है, आपने चैप्टर नंबर 6 में पढ़ा होगा। तो जब इसकी सेल वाल को हटा दिया जाता है तो बैक्टीरिया की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। तो ये जो कंप्लीमेंट प्रोटीन्स हैं, ये जो प्लाज्मा प्रोटीन्स हैं, ये इनमें से कुछ प्रोटीन्स आपस में कंबाइन होकर कॉम्प्लेक्स बनाती हैं जिसे मैक कहा जाता है, मेम्ब्रेन अटैक कॉम्प्लेक्स, जो कि बैक्टीरिया की सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के ऊपर हमला करती है और बैक्टीरिया की क्या करवा देती है, लाइसिस करवा देती है, इसको बस्ट कर देती है, इसको मरवा देती है। तो एक तरीका तो हुआ ये। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी होती हैं जो कि काम करती हैं एज अ कीमो अटेंट्स फॉर मैक्रोफेज। समझे या नहीं समझे? यानी कि वो प्रोटीन्स क्या करेंगी, मैक्रोफेज को बुलाएंगी और कहेंगी कि यहाँ पे ये बैक्टीरिया बैठा हुआ है, यहाँ से मैक्रोफेज को बुलाएंगी, उनको केमिकल मैसेंजर देंगी, केमिकल्स कुछ सीक्रेट करेंगी। वो कौन से केमिकल हैं उनका नाम भी आखिर में मैं आप लोगों को जरूर बताऊंगा। तो वो केमिकल्स क्या करेंगे, मैक्रोफेज को यहाँ पे लेके आएंगे और लाने के बाद जैसे इस बैक्टीरिया के ऊपर नजर पड़ेगी तो इस बैक्टीरिया को मारेंगे और मारने के बाद इसकी भी एंटीजन को अपनी सरफेस पे क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे। आपका जो एडाप्टिव इम्यून सिस्टम है उसको बुलाएंगे, उसको भी क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे। तो ये कंप्लीमेंट प्रोटीन से देखें कितने खूबसूरत मैकेनिज्म से ये क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं। या तो मेक बना के काम कर रही हैं या तो कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट कर रही हैं जो कि मैक्रोफेज को, मोनोसाइट्स को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं, ताकि वहां पे फेगोसाइटिक एक्टिविटी क्या हो, ज्यादा से ज्यादा हो, वहां पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को क्या किया जाए, खाया जाए, फेगोसाइट किया जाए। अच्छा, उसके अलावा हमारे पास जो थर्ड नंबर पे है वो है हमारे पास इंटरफेरॉन। ये भी एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन ज्यादातर वो सेल सीक्रेट करते हैं, आपने याद रखना है, जो वायरली इन्फेक्टेड सेल होते हैं या हमारे पास कुछ लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये हमारे एडाप्टिव इम्यून सिस्टम के सेल हैं, तो इनको हम वहीं पे डिस्कस करेंगे। अभी जस्ट हम किसकी बात करते हैं, वायरली इन्फेक्टेड सेल्स की बात करते हैं। तो जो वायरली इन्फेक्टेड सेल्स होते हैं जिनके अंदर वायरल इन्फेक्शन होता है, वो एक अदद प्रोटीन सीक्रेट करता है, वो वायरली इन्फेक्टेड सेल, जिसका नाम क्या है, इंटरफेरॉन। अब ये जो वायरली इन्फेक्टेड सेल है ये जाके क्या करता है, ये WBC के किस्म के सेल होते हैं जिन्हें NK सेल कहा जाता है, नेचुरल किलर सेल्स कहा जाता है। इनको जाके ये क्या करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये नेचुरल किलर सेल्स इस वायरली इन्फेक्टेड सेल के साथ क्या हरकत करेंगे, इसके साथ क्या काम करेंगे। भाई आप सब लोगों को पता है कि ये हमारे पास एक सेल है और इसके अंदर ये वायरस बैठा हुआ है, सही है। आपको पता है कि वायरस एक एंडोपेरासाइट है, अगर ये सेल खत्म हो जाए तो ये वायरस खुद ब खुद मर जाएगा, क्योंकि बगैर सेल के ये कभी भी जिंदा नहीं रह सकता। तो ये जो नेचुरल किलर सेल्स है ना, ये भी व्हाइट ब्लड सेल्स की ही टाइप है। ये क्या करते हैं, ये आते हैं इस सेल की, वायरल इन्फेक्टेड सेल है और ये नेचुरल किलर सेल है।
ये नेचुरल किलर सेल इस व्हाइट ब्लड सेल के पास आएंगे, यहाँ पे आके खड़े हो जाते हैं, सही है। इस वायरस के साथ इसको बोलते हैं कि भाई आपने बाहर आना है तो आप आ जाओ, वरना फिर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। ये पुलिस वाला काम करते हैं, 2-3 बार वार्निंग देते हैं, लेकिन ये बाहर नहीं आते। तो ये जो नेचुरल किलर सेल हैं, ये क्या करते हैं, एक किस्मों की प्रोटीन बनाते हैं जिसको कहा जाता है पोरिन प्रोटीन, सही। ये किस्म की क्या करते हैं, प्रोटीन बनाते हैं, और इस प्रोटीन का नाम क्या है, पोरिन प्रोटीन। और प्रोटीन बनाने के बाद ये प्रोटीन इस सेल के अंदर छोड़ देते हैं। तो ये देखें, ये पोरिन प्रोटीन जो इस सेल के अंदर आ गई। अब ये जो पोरिन प्रोटीन है ना, ये क्या करेगी, इस वायरस को थोड़ी ना मारेगी। अब ये क्या करेगी, इस सेल के अंदर यहाँ पे करवा देगी सुराख, यहाँ पे पोर्स करवा देगी, यहाँ पे पोर्स को क्या करेगी, क्रिएट करेगी। जब इस सेल के अंदर बहुत सारे पोर्स हो जाएंगे तो सराउंडिंग में जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है वो इस सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा। जब इस सेल के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो एक स्टेज ऐसा आएगा, ये सेल आपका क्या हो जाएगा, ये सेल आपका बस्ट हो जाएगा। जैसे ये सेल बस्ट हो जाएगा तो ये वायरस भी सेल से निकल के बाहर आएगा, और उस वायरस की भी क्या हो जाएगी, डेड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बगैर सेल के तो ये वायरस किसी भी काम का नहीं है। तो देखो कितना खूबसूरत तरीके से ये जो नेचुरल किलर सेल है ये काम करते हैं। पहले शराफत वाली जबान से इसको बाहर निकालते हैं, लेकिन ये नहीं आता, वार्निंग देते हैं, ये पुलिस है, 3-4 बार वार्निंग देती है, लेकिन जब नहीं मानता तो ये पोरिन प्रोटीन बना के अंदर छोड़ देता है, वो सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पोर बना देती है। नतीजे में पानी की एंडोस्मोसिस होती है, ये सेल बस्ट हो जाता है, ये वायरस बाहर आके मर जाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नेचुरल किलर सेल्स, ये भी WBC की टाइप है, जो कि वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करती हैं, अपने ही वायरली इन्फेक्टेड सेल्स को क्या करती हैं, डिस्ट्रॉय करती हैं। और जो हमारे एबनॉर्मल सेल होते हैं, जो कैंसरियस सेल होते हैं, उनके साथ भी ये यही काम करती हैं। तो देखो हमने स्टार्ट में पढ़ा था ना कि WBC हमारे जो है वो सिर्फ इन्फेक्शन के खिलाफ नहीं, एबनॉर्मल सेल के खिलाफ भी काम करते हैं। तो ऐसे काम करते हैं। ये कहता है कि जो नेचुरल किलर सेल हैं वो कोई फेगोसाइटिक एक्टिविटी परफॉर्म नहीं करते, ये जस्ट अपने टारगेट सेल के साथ बाइंड होते हैं, एक प्रोटीन को रिलीज करते हैं जिसका नाम पोरिन है। ये क्या करती है, उस वायरली इन्फेक्टेड सेल में पोर्स को प्रोड्यूस करती है। नतीजे में ऑस्मोटिक लाइसिस हो जाती है, यानी कि पानी इसके अंदर आना क्या हो जाता है, शुरू हो जाता है, और वो सेल क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉयड हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहा जाता है साइटोटॉक्सिसिटी। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि साइटोटॉक्सिसिटी कौन से सेल परफॉर्म करते हैं, तो आप उन्हें क्या जवाब देंगे, नेचुरल किलर सेल करते हैं। और मैंने आपको बता दिया कि इन सेल्स को एक्टिवेट कौन करता है, इंटरफेरॉन एक्टिवेट करता है। सही है बच्चा, मुझे उम्मीद है कि आपको ये एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन वाली कहानी भी बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। बाकी हमारे पास ये लास्ट टॉपिक बचता है, जिसका नाम है इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स। हम देखते हैं कि ये जो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हैं ये किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं। बेटा देखो, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि इन्फ्लामेशन किसे कहा जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये डेफिनेशन मेंशन की हुई है कि जिस भी जगह पे आपको रेडनेस नजर आए, आपको स्वेलिंग नजर आए, आपको हीट नजर आए, और आपको पेन नजर आए, ये 4 चीजें जहां पे आपको साथ मिलती हैं, तो समझ जाना कि वहां पे इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स हो चुका है, वहां पे इन्फ्लामेशन हो चुका है। अच्छा, क्या होता है, ये रेडनेस क्यों होती है, ये स्वेलिंग, ये हीट, ये पेन क्यों होता है, इसका जवाब हम आपको थोड़ी देर में देते हैं। भाई देखो, हम इस सिनेरियो को समझने की कोशिश करना। ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, सही है, और आपको पता है कि यहाँ पे हो गया है एक इन्फेक्शन, ठीक है, ये कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गया है, इस टिश्यू के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया है। अब आपको पता है कि ये जो ब्लड वेसल्स है इसके अंदर क्या घूम रहा है, ब्लड घूम रहा है, और ब्लड के अंदर आपको पता है कि WBC भी मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर हम मान लेते हैं कि ये हमारे क्या मौजूद हैं, WBCs मौजूद हैं। अब इन WBCs में से आप सारे सेलों को भूल जाएं, सिर्फ 2 सेलों को याद रखें। एक हैं आपके बेसोफिल, सही है, और दूसरे हैं आपके मास्ट सेल। भाई बेसोफिल का तो जिक्र मैं WBC में कर चुका हूं। ये मास्ट सेल्स क्या होते हैं, ये WBC की एक टाइप होते हैं। जिस तरह से नेचुरल किलर सेल एक टाइप है, इसी तरह से ये मास्ट सेल भी क्या है, एक टाइप है। अब ये जो बेसोफिल और ये जो मास्ट सेल है ना, ये अपने अंदर से एक सब्सटेंस निकालते हैं जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है हिस्टामीन, सही है। ये जो हिस्टामीन है, अब ये हिस्टामीन क्या करता है, सबसे पहले तो ये जो ब्लड वेसल है ना, इसको ये लीकी बना देता है, इसको थोड़ा सा ये क्या कर देता है, लीक कर देता है। भाई क्यों लीक कर देता है, क्योंकि ये जो WBC है इनके अंदर कौन घूम रहे हैं, इनके अंदर मोनोसाइट्स घूम रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये मोनोसाइट्स बाहर आए और इसको आके क्या करें, फेगोसाइट करें, इस तरह से इसको खा जाए। तो अब ये जो मोनोसाइट्स हैं जब ये बाहर आने की कोशिश करते हैं तो ये बाहर नहीं आ पाते, क्योंकि ये जो
मेम्ब्रेन है ना, ये जो एंडोथेलियल जो सेल होते हैं उनके बीच का जो स्पेस है ना वो बहुत कम है, तो इस स्पेस से ये मोनोसाइट्स नहीं आ सकते। तो ये बेसोफिल, ये मास्ट सेल क्या करते हैं, हिस्टामिन को रिलीज करते हैं। ये हिस्टामिन क्या करता है, ये जो स्पेस है ना एंडोथेलियल सेलों का, इसको बढ़ा देता है। देखो इस तरह से स्पेस क्या हो गया, बढ़ गया। तो यहाँ पे परमीएबिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। जैसे परमीएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी तो ये जो मोनोसाइट्स हैं ये यहाँ से निकल के इस टिश्यू में आके इस बैक्टीरिया को क्या कर लेंगे, इंजेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से ये बैक्टीरिया को यहाँ पे खत्म कर देते हैं। लेकिन आपका सवाल ये होगा कि सर फिर रेडनेस, स्वेलिंग, हीट, पेन क्यों हो रहा है? वो इसलिए हो रहा है क्योंकि बेटा ये जो हिस्टामिन है ना, ये करवाता है लोकल वेजोडायलेशन, यानी ये जो आपकी वेसल्स है ना इसको कर देता है डायलेट, यानी इसके डायामीटर को ये क्या कर देता है, बढ़ा देता है। और आप सब लोगों को पता है कि जब डायामीटर बढ़ेगा तो यहाँ पे ब्लड का फ्लो क्या हो जाएगा, इंक्रीज। मैं ब्लड के प्रेशर की बात नहीं कर रहा, मैं ब्लड के फ्लो की बात कर रहा हूँ। तो जब यहाँ पे ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा तो ज्यादा खून यहाँ पे आने लगेगा, ज्यादा ब्लड, तो इस वजह से वो जो एरिया है ना, वो एरिया आपको क्या नजर आता है, रेड नजर आता है। तो ये वाली बात समझ आ गई, मुझे उम्मीद है। अच्छा, स्वेलिंग फिर क्यों होती है? स्वेलिंग इसलिए होती है कि जब आपने इस मेम्ब्रेन को, इस वेसल को परमिएबल बना दिया, लीकी बना दिया, तो यहाँ से सिर्फ मोनोसाइट थोड़ी ना निकलेंगे, यहाँ से तो फ्लूइड भी निकलना शुरू हो जाएगा। जब वो फ्लूइड निकलना शुरू हो जाएगा तो वो इन टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा। जब वो यहाँ पे एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगा तो नतीजे में क्या होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। तो भाई स्वेलिंग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब हम पढ़ते हैं किसको, हीट को, कि भाई हीट क्यों आ रही है। तो आपने ब्लड के फंक्शन मैंने आप लोगों को पढ़ाए, तो ब्लड का एक फंक्शन होता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द हीट। जहां पे ब्लड ज्यादा होगा वहां पे हीट भी ज्यादा होगी, तो लिहाजा वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। बाकी बचा पेन, कि भाई पेन क्यों होता है? तो पेन इसलिए होता है क्योंकि जब यहाँ पे डब्ल्यूबीसी आते हैं ना, तो ये कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं। इन केमिकल्स का नाम तो मैं आपको आखिर में ही बताऊंगा, इसके लिए आप भले इंतजार करो। ये कुछ ऐसे केमिकल सीक्रेट करते हैं जो कि पेन रिसेप्टर को जाके एक्टिवेट कर देते हैं। और उन पेन रिसेप्टर का नाम क्या है? उन पेन रिसेप्टर का नाम है नोसिसेप्टर्स। ये वो रिसेप्टर्स हैं जो पेन्स की परसेप्शन करवाते हैं, पेन को फील करवाते हैं। तो ये रिसेप्टर हमारे क्या हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो वहां पे हमें क्या फील होता है, पेन। तो मुझे उम्मीद है कि आपने देखा कि किस तरह से इन्फ्लामेशन से हमने इस बैक्टीरिया को क्या किया, किल किया, कैसे मोनोसाइट को हमने बाहर बुलाया। और आप लोगों ने पूरा का पूरा मैकेनिज्म देखा कि क्यों रेडनेस हो रही है, क्यों स्वेलिंग हो रही है, क्यों हीट हो रही है, और क्यों जो है वहां पे क्या हो रहा है, पेन हो रहा है। तो अब हम इसकी थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं, आप लोगों का कॉन्सेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ये कहता है कि हिस्टामिन क्या करता है, जो कैपिलरी जो वेसल्स होती है उसकी परमिएबिलिटी को क्या कर देगा, इंक्रीज। और वहां पे क्या करवाएगा, लोकल वेजोडायलेशन, यानी वेसल्स को वो डायलेट कर देगा, उसके डायामीटर को बढ़ा देगा। और नतीजे में हमारी जो कैपिलरीज हैं वो क्या बन जाती हैं, लीकी बन जाती हैं, लीक होना शुरू हो जाती हैं। तो जैसे हमारी जो कैपिलरीज हैं वो परमिएबल हो जाती हैं, तो मोनोसाइट्स जो हैं वो कैपिलरी से बाहर आ जाते हैं और फेगोसाइटिक एक्टिविटी शो करते हैं। मैंने कहा कि लोकल वेसोडायलेशन की वजह से जो कैपिलरी का डायामीटर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो नतीजे में जो ब्लड का फ्लो है वो भी इंक्रीज हो जाता है। तो अफेक्टेड एरिया जो है वो रेडनेस शो करता है। तो मैंने कहा जितना ज्यादा ब्लड का फ्लो होगा उतनी ज्यादा वहां पे हीट भी क्या होगी, इंक्रीज, क्योंकि ब्लड का काम होता है हीट को डिस्ट्रीब्यूट करना। तो वहां पे हीट हमें क्या होती है, फील होती है। और मैंने कहा कि जब आपने इस कैपिलरी को लीक बनाया तो वहां से सिर्फ मोनोसाइट्स नहीं निकलेंगे, वहां से फ्लूइड भी निकलना शुरू हो जाएगा। नतीजे में क्या होना शुरू हो जाएगी, स्वेलिंग होना शुरू हो जाएगी। और मैंने कहा कि वहां पे जब डब्ल्यूबीसी आते हैं तो वो कुछ केमिकल्स को एक्टिवेट करते हैं, और वो जाके पेन रिसेप्टर, जिन्हें नोसिसेप्टर्स कहा जाता है, उनको ये एक्टिवेट करते हैं, जो कि पेन की हमें क्या करवाते हैं, परसेप्शंस करवाते हैं। अच्छा, कुछ केसेस के अंदर ऐसा भी होता है कि ये जो हमारे डब्ल्यूबीसी है ना, ये कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं जिन्हें कहा जाता है पायरोजिन। अब ये जो पायरोजिन है ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर लो ग्रेड फीवर को इंड्यूस करते हैं। लो ग्रेड फीवर समझते हैं, वो जो फीवर जो 101 हो, 101 से नीचे हो, यानी 101 से ऊपर ना हो, इसको कहा जाता है लो ग्रेड फीवर। अब ये जो पायरोजिन है, जो केमिकल्स डब्ल्यूबीसी ने सीक्रेट किए हैं, जो कि लो ग्रेड फीवर इंड्यूस करवा रहे हैं, इसका क्या मकसद है? इसका ये मकसद है कि ताकि जो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर मौजूद हैं
वो अपनी ग्रोथ को कंटिन्यू ना कर सके, उनकी ग्रोथ वहीं पे क्या हो जाए, स्टॉप हो जाए और वो वहीं पे क्या हो जाए, मर जाए। तो इसलिए बॉडी के टेम्परेचर को क्या किया जाता है, इंक्रीज। तो आप देखते हैं जब भी आपको कोई भी इंफेक्शन होगा ना, आपके ब्लड के अंदर कोई भी इंफेक्शन, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, इंक्रीज। वो ऑटोमेटिक नहीं होता, वो WBC पायरोजिन रिलीज करते हैं। ये क्या करते हैं, ब्रेन को सिग्नल देते हैं और ब्रेन टेम्परेचर को क्या कर देता है, इंक्रीज, लेकिन लो ग्रेड फीवर, ताकि जो बैक्टीरिया वगैरह है उनकी ग्रोथ क्या हो जाए, रुक जाए और ये आगे ग्रो ना कर पाए। तो कितना खूबसूरत मैकेनिज्म है आप लोगों की बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने रखा हुआ है। तो मुझे उम्मीद है कि ये सारा का सारा इनेट इम्यून सिस्टम आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। थोड़ा लेक्चर बड़ा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसको पढ़ें, समझें, एंजॉय करें। जहां पे भी क्वेश्चन हो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।